वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। क्लास नंबर 25 है। एम्स का रिवीजन करा रहे हैं आपको कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का। आपकी एग्जाम की डेट जिसकी हम प्रिपरेशन करा रहे हैं ग्रुप 2 के अंदर आता है, और ग्रुप 2 का जो पेपर है वो आपका 28 फेब को होना है। ठीक है, 28 फेब को मॉर्निंग शिफ्ट में आपकी टाइमिंग है। होपफुल्ली एडमिट कार्ड आप सबने डाउनलोड कर लिया होगा। कोई प्रॉब्लम रहती है एडमिट कार्ड से रिलेटेड तो आप कंसर्न जो अथॉरिटी है एम्स दिल्ली उसको कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल कर सकते हैं। तो क्लास नंबर 25 स्टार्ट करने से पहले इन्फॉर्मेशन उन बच्चों के लिए जो फर्स्ट टाइम व्यूअर है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज फर्दर क्लासेस फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको एमसीआरई से रिलेटेड मिलती रहेंगी इसी चैनल पर। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे आपका रिवीजन सेशन। तो क्लास नंबर 25 है बच्चों। देखो, इसमें बेसिकली कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम एनपीएस के बारे में। तो एनपीएस का सेक्शन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलो एनपीएस की बातें कर लेते हैं। एनपीएस लागू कब से हुआ, यानी कि एप्लीकेबल के सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। तो इसको न्यू पेंशन स्कीम बोलते हैं। क्या बोला जाता है? न्यू पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम है, सब गवर्नमेंट सर्वेंट्स पर एप्लीकेबल है। किस पर एप्लीकेबल नहीं है? एक्सेप्ट आर्म्ड फोर्सेस, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस पर तो ओल्ड पेंशन स्कीम या जो भी स्कीम है अदर देन एनपीएस लागू होती है, पेंशन मिलती है। तो ये कब से एप्लीकेबल है, ये डेट आपने याद रखनी है, 1/1/2004। तो 1/1/2004 को या इसके बाद, ठीक है। तो एज ऑन डेट 1/1/2004 या इसके बाद जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट बने सिविलियंस, उन सब पर लागू होता है आपका एनपीएस रूल्स। ठीक है, यानी एनपीएस स्कीम के दायरे में वो सब आते हैं। चलो बच्चों, ये चीज क्लियर हुई आपकी। दूसरी चीज है कि इसमें जब आप रजिस्टर करोगे तो रजिस्टर करने के बाद एक नंबर जनरेट होता है, उसको प्रान नंबर बोला जाता है। PRAN, प्रान की भी फुल फॉर्म कई बार आती है, पूछी जाती है। तो पी से होगा बच्चों आपका परमानेंट, आर से होगा रिटायरमेंट, परमानेंट रिटायरमेंट, ए से होगा अकाउंट, और एन से होगा नंबर। तो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर आपका प्रान नंबर होता है। ठीक है, और जो हेड ऑफ द ऑफिस है वो इंटीमेट करता है सब्सक्राइबर को, उसको बताता है। आजकल तो पोस्ट से डिलीवरी होती है, पोस्ट से नहीं होती है तो जो आपका ऑफिस है वहां पे डिलीवर्ड होता है, उसके बाद आपको मिल जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो वन लाइनर है, वन लाइनर की फॉर्म में आप सबको पता है हम रिवीजन करा रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात इसके अंदर आ जाती है एक तो कंट्रीब्यूशन की आपकी। तो कंट्रीब्यूशन कितना कितना होता है? तो 1 अप्रैल 2019 से कंट्रीब्यूशन का जो मंथली जो कंट्रीब्यूशन है इनका 10% होता है। 10% में कुछ नहीं करना है, जितनी आपकी बेसिक है और उसमें डीए मिलाना है और उसका निकालना है। तो 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। तो बेसिक प्लस डीए का 10% आप निकालोगे, ये तो विल बी पेड बाय द एम्प्लॉय। ठीक है जी, ये तो एम्प्लॉय से पे किया जाता है। जो आपका एम्प्लॉयर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो भी है, वो आपका एम्प्लॉयर कितना पे करता है? सोचो कितना पे करता होगा। एग्जैक्टली कभी बराबर मत सोचना, 14% का कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, 14% का कंट्रीब्यूशन आपका होता है। तो कंट्रीब्यूशन की अगर बात करेंगे तो आपको क्या लगता है, कोई एम्प्लॉय प्रोबेशन पे है तो उस टाइम पे कंट्रीब्यूशन होता है या नहीं होता है? अगर एम्प्लॉय प्रोबेशन पे है तो यस होता है। कितना होता है? वही 10% एम्प्लॉय का और 14% एम्प्लॉयर का काटा जाता है। चलो, ये आपका एनपीएस के अंदर रूल नंबर 7 है। 7 ऐसे याद रखना, 14% काटा जा रहा है, उसका आधा कर देना, रूल नंबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो रूल नंबर 7 में मेंशन्ड है।
और अगर देखो पॉइंट में आता है तो उसको राउंड ऑफ कैसे करते हैं, नेक्स्ट हायर रुपीज में, कितना भी पॉइंट्स में आए, है ना। अगर आपका 2438 रुपये 20 पैसे आएगा तो ऑब्वियस सी बात है 2439 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन में डाले जाएंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन थर्ड हो गया। क्वेश्चन फोर्थ की बारी आ जाती है। मेन यही था आपका। चलो बच्चों, इसके बाद आपका देखते हैं इसमें क्या प्रोविजन है। रेगुलर सर्विस। तो रेगुलर सर्विस की जब भी हम बात करते हैं तो फंडामेंटल रूल नंबर 17A याद आ जाता है, जो बोलता है कि अनऑथराइज्ड एब्सेंस आपका सर्विस को कंटिन्यू नहीं रहने देता, यानी कि इससे क्रिएट होता है सर्विस ब्रेक। ठीक है, तो ये बात कई बार क्लासेस में हम आपके कर चुके हैं। तो रेगुलर सर्विस का मतलब होता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग से कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई अगर ज्वाइन करता है रेगुलर बेसिस पे, चाहे वो रीएम्प्लॉयड हो, चाहे वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो, चाहे वो एब्जॉर्प्शन बेसिस हो। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें उनकी रेगुलर सर्विस के अंदर आती हैं। तो अगर पास्ट सर्विस को काउंट किया जाता है तो वो क्वालिफाइंग सर्विस बोला जाता है उस पर्पज से, क्योंकि उससे ग्रेचुटी का उनको बेनिफिट मिल जाता है जो भी एम्प्लॉय होता है। ठीक है, चलो ये चीज आपने याद रखनी है। एनपीएस में केसेस देखो काफी हैं कि पार्शियल विड्रॉल भी आप करा सकते हो। तो विड्रॉल के केसेस क्या है, विड्रॉल का इसमें सिंपल एक केस यही है कि एक तो आपकी 3 ईयर की सर्विस होनी चाहिए। 3 ईयर की सर्विस से मतलब है 3 ईयर्स आप एनपीएस के सब्सक्राइबर होने चाहिए। ये 7 हो गया बच्चों, 3 करना है इसको। क्लियर हो गया। विड्रॉल की जो अमाउंट है वो मैक्सिमम बच्चों 25% होती है ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि जो आपका कंट्रीब्यूशन है 10% उसमें से, अब जैसे 10% करते करते मान लो आपने 5 साल के अंदर 2 लाख रुपए जमा कर दिए, समझना इस चीज को, तो इसका 25% यानी 50,000 ही विड्रॉल करा सकते हो आप। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अच्छा, रीजंस क्या क्या है, क्या क्या रीजंस दोगे आप जिससे आप विड्रॉल कराओगे पार्शियल। तो विड्रॉल में सबसे पहले आपका आ जाएगा जो मेन पर्पज है कि मैरिज ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन की मैरिज होगी तो भी आपको कंट्रीब्यूशन से आप विड्रॉल करा सकते हो। हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन होगा, हायर एजुकेशन। ठीक है, तो बच्चों उसको आप करा सकते हो। विड्रॉल मेन जो है मैक्सिमम, पॉइंट को नोट करना, मैक्सिमम 3 टाइम्स ड्यूरिंग द एंटायर टेन्योर, याद करना इस चीज को। जो टोटल सर्विस है ना उसमें आप 3 बार विड्रॉ करा सकते हो पार्शियली एनपीएस के अंदर, ये केस होता है। कुछ बीमारी है, कुछ बीमारी के केसेस में भी आप विड्रॉ करा सकते हो। कोई परचेज करते हो, कंस्ट्रक्शन करते हो आप, ठीक है, परचेज करो या कंस्ट्रक्शन करो किसकी, हाउस की, तो भी आप विड्रॉल करा सकते हैं। लेकिन विड्रॉल होती कितनी है जी, 25% ऑफ द एम्प्लॉइज शेयर, जो भी एम्प्लॉइज का शेयर है उसका 25% आप विड्रॉल करा सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी हैं अगर आपने समझना है रिलेटेड टू एनपीएस। क्लियर हो गया। चलो, सिक्स हो गया। अब 7th में 1 लाइनर में आपको क्लियर कुछ समझाते हैं, थोड़ा सा बेसिकली बात है। रिटायरमेंट के टाइम पे ना एक ग्रेचुटी मिलती है, और ग्रेचुटी का सिंपल सा फंडा है कि 5 साल की सर्विस तो चाहिए ही चाहिए। ग्रेचुटी के लिए क्या फंडा है, ग्रेचुटी कि भाई मिनिमम 5 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस, 5 साल की अगर आपकी क्वालिफाइंग सर्विस है तो आपको ग्रेचुटी मिल जाती है। क्लियर बात होगी ये।
मेन कंडीशन तो इसके अंदर यही है। दूसरा क्या होता है, जो टोटल एमोल्यूमेंट्स है उसका 1/4 मिलता है आपको एवरी 6 मंथ। 6 मंथ की जैसे सर्विस है तो जो आपका एमोल्यूमेंट्स होगा, ठीक है, एमोल्यूमेंट्स उसका 1/4, 6 महीने, फिर अगले 6 महीने का आप निकालोगे, फिर अगले 6 महीने का आप निकालोगे, इस तरह से टोटल करोगे, फिर आपको ग्रेच्युटी निकल के आपके समझ में आएगी। ठीक है, और जो मैक्सिमम ग्रेच्युटी है वो कितनी है, 20 लाख तक है। 20 लाख तक मैक्सिमम ग्रेच्युटी। ठीक है, और ये रूल है आपका, रूल नंबर याद करना है 22/2, 22/2, यानी रूल नंबर 22 के अंदर ये बात है कि ग्रेच्युटी 20 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, चलो क्वेश्चन 7 हुआ। क्वेश्चन 8 में बेसिकली आपको बताना है, ग्रेच्युटी का ही केस है, लेकिन ये ग्रेच्युटी किस केस में है, डेथ के केस में है ना। डेथ के केस में कैसे है, अगर देखो 1 साल से कम सर्विस है, 1 साल से किसी एम्प्लॉय की, तो 2 टाइम्स ऑफ द एमोल्यूमेंट्स, 2 टाइम्स ऑफ एमोल्यूमेंट्स उसको क्या मिलेगी, डेथ ग्रेच्युटी मिलेगी। ये बात हम डेथ ग्रेच्युटी की कर रहे हैं, क्लियरली इस बात को समझना आप। अगर सर्विस 1 साल से ज्यादा है, 5 साल तक है, ठीक है, लेस देन 5 ईयर है, तो 6 गुने मिल जाएगी, 6 गुने एमोल्यूमेंट्स की। ठीक है, समझ आया आपको 5 साल तक का फंडा। 5 से लेके 11 साल तक है तो क्या होगा इस केस में, 12 गुने मिलेगी इमोल्यूमेंट्स की, इमोल्यूमेंट्स के। ठीक है, जितने आपके इमोल्यूमेंट्स हैं उसके 12 गुने। अगर सर्विस 11 साल से लेके 20 साल तक है, 20 साल तक, ये ईयर्स हैं बच्चों, कंफ्यूज मत होना, जहां जहां लिखा है ना ये ईयर्स हैं। तो अगर 20 साल तक है तो 20 टाइम्स ऑफ द इमोल्यूमेंट्स उनको डेथ ग्रेच्युटी मिलती है। अब यहां से ना आपको 5 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, और मोर देन 20 ईयर्स है, मोर देन 20 ईयर्स, फिर चाहे आपकी 30 साल की सर्विस हो, चाहे 35 साल की सर्विस हो, तो क्या होगा, हाफ ऑफ द एमोल्यूमेंट्स। वैसे तो 1/4 मिलता है, तो 5 साल की जैसे सर्विस होती है, तो हाफ ऑफ द एमोल्यूमेंट्स होगा एवरी 6 मंथ का। ठीक है, एवरी 6 मंथ। क्लियर हो गया, क्वालिफाइंग सर्विस। और जो मैक्सिमम है वो 33 टाइम्स हो सकता है। मैक्सिमम कितना होगा बच्चों, 33 टाइम्स ऑफ एमोल्यूमेंट्स। किस केस में, अगर सर्विस आपकी 20 साल से ज्यादा है तो उस केस में, यहां पे लिख देते हैं मैक्सिमम। ठीक है, हाफ, 6 महीने के जो ग्रेच्युटी है वो आपके एमोल्यूमेंट्स का आधा मिलेगी, बट 33 गुने से ज्यादा नहीं हो सकती। और टोटल हमने बताया है रूल नंबर 22(2) में, है ना, ये बताया था अभी रूल 22(2) के अंदर कि मैक्सिमम जो ग्रेच्युटी है वो 20 लाख तक होगी, बस इससे ज्यादा कोई भी ग्रेच्युटी आपको नहीं मिलेगी। ये बात आपने समझनी है। चलो क्वेश्चन 8 हो गया। क्वेश्चन 9, अच्छा नॉमिनेशन होते हैं, हर चीज के होते हैं, बैंक अकाउंट्स में होते हैं, तो नॉमिनेशन जो एनपीएस का होगा उसकी एंट्री सर्विस बुक के अंदर जरूर होनी चाहिए। ठीक है, जो एम्प्लॉय की सर्विस बुक है उसके अंदर जरूर होनी चाहिए। ये रूल 22 था ना, ये रूल 23 है। रूल 23 के अंदर नॉमिनेशन की बात की जाती है आपकी। ठीक है, एक रिटायरमेंट होती है, एक कंपलसरी रिटायरमेंट होती है। तो कंपलसरी रिटायरमेंट आपका मेजर पेनल्टी के अंदर आता है। अगर किसी को कंपलसरी रिटायर्ड कर दिया तो उस केस में ग्रेच्युटी जो होती है, क्योंकि पेनल्टी लगी है, तो ग्रेच्युटी आपका 2/3 ऑफ ग्रेच्युटी, जो उसको टोटल ग्रेच्युटी मिलनी है ना, तो इससे कम नहीं हो सकती, से कम नहीं, यहां पे हम ऐसे लिखेंगे 2/3 ऑफ द ग्रेच्युटी से कम नहीं हो सकती उसकी ग्रेच्युटी कंपलसरी रिटायरमेंट के केस में। और कंपलसरी रिटायरमेंट में बच्चों रूल नंबर 29 पढ़ना है एनपीएस सेक्शन के अंदर आपने। ठीक है, अब एक ये है, कोई रिटायर हो रहा है तो उसको ड्यूज जो भी है, गवर्नमेंट के पैसे हैं, उसकी रिकवरी कैसे होती है। तो ये रिकवरी का जो प्रोविजन है वो प्रोविजन आपका रूल नंबर 45 के अंदर है। और रूल नंबर 45 के केस में क्या होगा, जो भी आपका हेड ऑफ द ऑफिस है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, वो जब लास्ट में फाइनली आपको रिटायरमेंट के टाइम पे या जैसे भी रिकवरी उन ड्यूज की करेंगे वो, ठीक है, रिकवरी कर सकते हैं। क्लियर होगा, ये बात आपको समझ जानी चाहिए। चलो एक टेबल और है,
लास्ट एनपीएस का क्वेश्चन, एक टेबल है जो विड्रॉल की हम बात करते हैं। अगर मान लो हायर एजुकेशन के केस में, हायर एजुकेशन का केस है, अब आपने विड्रॉ कराना है, पैसे निकालने हैं, विड्रॉल कराना है, विड्रॉ नहीं विड्रॉल, ठीक है। तो हायर एजुकेशन के केस में क्या करना होगा, आपने जो कॉपी ऑफ फीस है एडमिशन की वो साथ में अटैच करनी है ना, तभी प्रूफ होगा ना, तभी प्रूफ कर पाओगे। मैरिज का केस है अगर चिल्ड्रन का, तो क्या लगाना पड़ेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर होगा बच्चों। मैरिज के केस में क्या करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन देना है, कोई प्रूफ नहीं देना इस चीज का, है ना। अगर हाउस को आप परचेज कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो हाउस की, है ना, परचेज की बात हो या कंस्ट्रक्शन की बात हो, तो क्या करोगे आप, तो उस केस में आपको फोटोकॉपी ऑफ जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपी आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। जैसे कि आपका लोन का ऑफर लेटर है ना, लोन ऑफर लेटर जो भी है वो, साथ में सेल्फ डिक्लेरेशन, और जो जमीन है या उसके डॉक्यूमेंट्स, ये सब आपको प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, ठीक है। अगर किसी ट्रीटमेंट के केस में ले रहे हो आप, बीमारी के केस में ले रहे हो, तो सिंपल सी बात है, डॉक्टर से आप मेडिकल जो है सर्टिफिकेट वो प्रोवाइड कराओगे, उस केस में ही आप विड्रॉल करा सकते हो, ठीक है जी। चलो, सर्विस बुक की बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले, 13 वन लाइनर में सर्विस बुक की एक चीज बता देते हैं आपको। सर्विस बुक, सर्विस बुक क्या है, सर्विस बुक नेसेसरी है सब ऑफिशियल्स के लिए, ठीक है, जो चाहे उनकी कितनी भी सर्विस हो, तो सर्विस बुक आपकी डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट से ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट, ठीक है, तो ये स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज आपकी सप्लीमेंट्री रूल नंबर 196 और सप्लीमेंट्री रूल नंबर 197 में मेंशन्ड है। तो सर्विस बुक जरूरी है, इसलिए लिखा हुआ है यहां पे, ठीक है। चलो, प्रोविजन तो ये भी है कि जैसे, हाँ एक केस और बता देते हैं, मान लो आपने टेक्निकल रिजाइन कर दिया, टेक्निकल रिजाइन, तो या तो सेम इंस्टीट्यूट के अंदर कर रहे हो आप या दूसरे इंस्टीट्यूट के अंदर कर रहे हो, तो सर्विस बुक आपकी ट्रांसफर होती है, वहां से जाएगी सर्विस बुक। तो सर्विस बुक जब आपकी ट्रांसफर होएगी, एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगी, तो ऐसा प्रोविजन है जिस वजह से जाएगी, ठीक है। तो ये रूल है आपका सप्लीमेंट्री रूल नंबर 198, जिसके अंदर मेंशन है ये बात कि सर्विस बुक ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हिज या हर पेरेंट डिपार्टमेंट टू प्रेजेंट डिपार्टमेंट इन द केस ऑफ टेक्निकल रेजिग्नेशन, ठीक है। चलो, क्लियर हो गया आपको ये बच्चों। क्वेश्चन 15 की बात करेंगे, 15th वन लाइनर होगा आपका ये। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है आप सबके लिए, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हस्बैंड और वाइफ अगर दोनों के दोनों वर्किंग हैं, यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या कंडीशंस, मतलब अब इनके जो भी सर्विस मैटर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो इजीली, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिवली हम बात नहीं करने वाले इस टॉपिक पर। हस्बैंड वाइफ में से अगर दोनों के दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो सर्विस मैटर्स क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट की अगर बात की जाएगी, तो उनका मेडिकल ट्रीटमेंट की क्या पॉलिसी होगी दोनों के केस में, ठीक है। अगर दोनों के दोनों वर्किंग हैं, अगर दोनों के दोनों वर्किंग हैं तो उन्हें एक सिंगल यूनिट की तरह काउंट किया जाएगा। हस्बैंड और वाइफ को एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि कौन रिम्बर्समेंट लेगा, ठीक है, क्योंकि रिम्बर्समेंट किसी भी केस में एक ही ले सकता है, या हस्बैंड ले सकता है रिम्बर्समेंट, या वाइफ ले सकते हैं रिम्बर्समेंट। किसका, अपने डिपेंडेंट्स का, जो फैमिली मेंबर्स हैं। और डिपेंडेंट की भी क्लियरिटी यही है, जो डिपेंडेंट अगर हस्बैंड के उसमें कोई डिपेंडेंट है तो वो वाइफ के उसमें डिपेंडेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के मेडिकल ट्रीटमेंट की जो फैसिलिटी है उनको ज्वाइंट डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि कौन क्लेम को प्रीफर करेगा जब वो अपने फैमिली मेंबर्स का क्लेम लेना चाहेंगे, ठीक है। अगर कोई डिक्लेरेशन नहीं दी है, वैसे तो क्या है, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कोई डिक्लेरेशन नहीं है तो प्रेफरेंस किसको जाएगी,
प्रीफर कौन करेगा रिम्बर्समेंट के क्लेम? तो ऑब्वियसली हस्बैंड करेगा। ठीक है, ये रूल में मेंशन्ड है, आपका रूल में लिखी हुई बात है ये। क्लियर हो गया? चलो, अगर वाइफ क्लेम लेना चाहे तो, अगर वाइफ क्लेम लेना चाहे तो क्या कंडीशन है? तो कंडीशन यही है कि वो बिल्कुल फ्रीली चूज कर सकती है कि वो अपने पेरेंट्स का लेगी या पेरेंट्स इन लॉ का लेगी मेडिकल बेनिफिट्स। ठीक है, ये उन्हें क्लियर करना पड़ेगा कि वो पेरेंट्स का मेडिकल बेनिफिट लेंगे या अपने पेरेंट इन लॉज का। ठीक है, पेरेंट्स इन लॉज, ये क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा मेडिकल बेनिफिट्स के लिए। इस टाइम इस चीज के रिगार्डिंग ना जो डिक्लेरेशन है वो बाद में चेंज किया जा सकता है। जैसे मान लो पहले आप डिसाइड कर लो कि मैं पेरेंट्स के लिए लूंगी अपनी रिम्बर्समेंट, बाद में अगर आप डिक्लेरेशन चेंज कर दो कि पेरेंट इन लॉज के लिए अब से मैं लूंगी, तो चेंज हो जाता है। क्लियर हो गया? चलो, अब अगर ये है कि जो हस्बैंड वाइफ है, ये 15 था, चलो 15 का अब 16 देख लेते हैं। अगर मान लो वो जुडिशली सेपरेटेड है, लीगल तौर पे अब सेपरेटेड हो चुके हैं वो, अब इस केस में क्या होगा? इस केस में ये होगा कि जो जुडिशली सेपरेटेड है अब वो सिंगल एंटिटी नहीं माने जाएंगे। अब क्या है, वो सिंगल एंटिटी नहीं है, अब वो सेपरेटेड हैं, अलग अलग अपना मेडिकल क्लेम, मेडिकल रिम्बर्समेंट, वट एवर दे वॉन्ट वो कर सकते हैं। ठीक है, सेपरेट एंटिटी है। क्लियर बात होगी? चलो, अब एचबीए की बात है। एचबीए क्या होता है? फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, हाउस बिल्डिंग अलाउंस होता है, सॉरी एडवांस होता है, हाउस बिल्डिंग एडवांस होता है। अगर दोनों के दोनों एलिजिबल है एडवांस के लिए तो एडवांस दोनों को मिल सकता है। ठीक है, ज्वाइंटली भी मिल सकता है, इस बात को याद रखना आप, ज्वाइंटली भी मिल सकता है बच्चों और सेपरेटली भी मिल सकता है। क्या? एचबीए। ठीक है, दोनों के दोनों वो अवेल कर सकते हैं। एग्जैक्टली क्लियर हो गया? चलो, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस की बात करें, सीईए। सीईए इस केस में क्या होगा? चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस। तो चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस का सिंपल सा फंडा है कि चिल्ड्रन का जो एजुकेशन अलाउंस है या हॉस्टल की जो सब्सिडी है वो केवल एक ही पेरेंट को मिलेगी, ओनली वन पेरेंट, क्योंकि बच्चे तो दोनों के ही है ना। तो ऐसे तो वो दोनों मिलके अलग अलग ले लेंगे तो एक ही बच्चे का दो आपको एडवांस अलाउंस मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। एग्जैक्टली क्लियर है ये बात? चलो, एक कंडीशन और आ जाती है, अगर कोई हस्बैंड या वाइफ में से सेंटर गवर्नमेंट के अलग अलावा कहीं और पे वो जॉब करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में या कहीं पे, सेंटर गवर्नमेंट के अलावा, तो जो भी अलाउंसेस है, रिम्बर्समेंट है, सब्सिडी है, वो ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन कब ड्रॉ कर सकते हैं? अगर जो स्पाउस है उनका, उन्होंने वो बेनिफिट्स नहीं लिए हैं तो। ठीक है, तो इस केस में एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन या डिक्लेरेशन देनी होती है। चलो, केस अभी वही चल रहा है आपका। ठीक है, अगर हस्बैंड वाइफ वर्किंग है तो एलटीसी का क्या केस होगा? एलटीसी का केस ये होगा कि चाहे तो वो अपना ना सेपरेट सेपरेट होम टाउन डिक्लेयर कर सकते हैं, दोनों के दोनों ही। ठीक है, सेपरेट सेपरेट क्या कर सकते हैं? अपना होम टाउन डिक्लेयर कर सकते हैं और सेपरेटली ही अपना जो क्लेम कर सकते हैं एलटीसी को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, मान लो इन्होंने कोई फैमिली मेंबर्स रखे हुए, इन्होंने कुछ फैमिली मेंबर्स रखे हुए, तो सेपरेट सेपरेट ही अपना होम टाउन ले सकते हैं। चलो, क्लियर हो गया? अच्छा, एचआरए की बात है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। एचआरए का ये है कि दोनों के दोनों वर्किंग है तो दोनों को ही एचआरए नहीं मिलेगा, चाहे हाउस दोनों को मिला हो या ना मिला हो, क्योंकि दोनों रह तो इकट्ठे रहे हैं ना, इसलिए एचआरए उनको अलाउड नहीं होता। ये क्लियर बात है? एग्जैक्टली। चलो, अब बच्चों थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बिल्कुल हटके, है ना, बिल्कुल हटके पढ़ लेते हैं। हटके क्या पढ़ लेते हैं? चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, जिसमें बच्चों बात करेंगे आपके इनकम टैक्स के बारे में, क्योंकि इनकम टैक्स भी आपके सैलरी का पार्ट होता है जो डिडक्ट किया जाता है उसके अंदर से।
तो इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पॉसिबली सर्विस रेगुलेशंस के अंदर आते हैं, तो वो देखे जा सकते हैं। ठीक है, वो पेपर में आपके पूछे भी जा सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और आता है। अभी हमने 15-16 कराया ना, अब इसको 17 वन लाइनर से हम स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन आता है, अगर डेट ऑफ बर्थ किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की, ठीक है, चेंज की जा सकती है सर्विस ड्यूरेशन के अंदर। अब इस पे आपकी क्या राय है? तो देख के तो ऐसा लगता है कि शायद नहीं की जाएगी, बट किया जा सकता है। बट आपको क्या करना है, इसका आंसर बच्चों यस हो सकता है, बट यस के बाद क्या करना है, जो भी सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, यानी जो भी अथॉरिटी कंपिटेंट है, सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, उससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर वो अप्रूवल दे देते हैं, ठीक है, तो पॉसिबल है, तो पॉसिबिलिटी है अगर अप्रूवल दे देते हैं। तो इससे रिलेटेड जो जिक्र है आपका फंडामेंटल रूल नंबर 56 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। एचबीए का क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि दोनों के दोनों एचबीए जो हाउस बिल्डिंग एडवांस है वो ले सकते हैं, तो यस, दोनों के दोनों अलग अलग तरीके से अपना जो अलाउंसेस है वो ले सकते हैं। ठीक है, चलो एग्जैक्टली बात करेंगे अभी जो टॉपिक हमने आपको बताया, और टॉपिक है वो हमारा इनकम टैक्स। चलो इनकम टैक्स के थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि पेपर में अगर पूछा जाए बेसिकली क्या होता है। तो देखो, इनकम होती किस किस से है? सैलरी से होती है। सैलरी के अलावा जो आपने कैपिटल है उससे अगर गेन मिल रहा है तो कैपिटल गेन से होती है। इसके अलावा बच्चों आपको हाउस प्रॉपर्टी से होती है। पूछा गया क्वेश्चन है ये कि इनकम होती किस किस से है, किस किस से नहीं होती है। कोई और भी सोर्स हो सकता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, एक ये कि आपने कोई बिजनेस करा हुआ है तो बिजनेस से भी प्रॉफिट हो सकता है ना, तो प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जहां से आपकी इनकम आ सकती है। सैलरी से आ सकती है, कैपिटल गेन से आ सकती है, हाउस प्रॉपर्टी से, इनकम अदर सोर्स, प्रॉफिट बिजनेस से आ सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें। अब क्या है, अब मेन जो फंडा है वो समझना। क्या समझना है? सबसे पहले सैलरी की बात है ना, तो सैलरी की डेफिनेशन समझो, और जो मैराथन क्लास होगी उसमें सैलरी का जरूर हम एक क्वेश्चन डालेंगे। ठीक है, एमसीक्यू के फॉर्म में मिलेगा आपको। सैलरी में होता क्या क्या है? सैलरी में देखो, डीए होता है, किसी को अगर ओवर टाइम अलाउंस मिलता है वो भी सैलरी के अंदर आता है, बोनस होता है वो भी सैलरी में आता है, लीव पे जाते हो तो लीव पे सैलरी नहीं कटती, लीव सैलरी मिलती है, वो भी आपका सैलरी में होता है ना। कोई कंपनसेटरी अलाउंस मिला है आपको, वो भी सैलरी में होता है। टीए दिया जाता है अगर किसी को, तो वो आपका सैलरी के अंदर होता है ना। ऑनोरेरियम है, फीस है, रिम्बर्समेंट ट्यूशन फीस, पेंशन है, सब्सिस्टेंस अलाउंसेस है, सब आती है ये चीजें। अगर कोई मान लो सस्पेंड हो गया तो सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेगा, है ना। रिम्बर्समेंट कोई आपने मेडिकल ट्रीटमेंट का आपने लिया है, हाउस रेंट अलाउंस है, ये एवरीथिंग आपका इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो सैलरी में ये सारे काइंड की पेज होती है, वो सैलरी के अंदर आती है। चलो नेक्स्ट आपको बात समझाएंगे, सैलरी में आता क्या नहीं है जो पेपर में पूछते हैं। ठीक है, कैसे लिखा होगा? सैलरी डज नॉट इंक्लूड। चलो जी, अब ये बताना है आपने सैलरी में क्या इंक्लूड नहीं होता। तो टीए ग्रांटेड ऑन ट्रांसफर, टीए ग्रांटेड ऑन ट्रांसफर, ये बच्चों नहीं होता आपका सैलरी के अंदर। कंपोजिट हिल अलाउंस अगर कोई होता है तो वो नहीं होता सैलरी के अंदर। कंपोजिट हिल कंपनसेटरी अलाउंस होता है, ठीक है, इसको कंपनसेटरी अलाउंस बोलते हैं। दूसरा, हॉस्टल की जो सब्सिडी मिलती है वो आपकी सैलरी में नहीं आता। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलता है वो आपकी सैलरी में नहीं आता। ट्राइबल एरिया अलाउंस मिलता है वो आपकी सैलरी में नहीं आता, है ना। बॉर्डर एरिया अलाउंस अगर किसी को मिलता है, याद रखना ये बॉर्डर एरिया अलाउंस, है ना, अगर बॉर्डर के एरिया पे रहते हैं तो बॉर्डर एरिया अलाउंस मिलता है।
बॉर्डर एरिया अलाउंस, तो वो आपकी सैलरी के अंदर नहीं आता। कोई स्पेशल अलाउंस ऐसा दिया जाता है जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर से आप मीट करते हो, तो वो आपका सैलरी के अंदर नहीं आता है। एग्जैक्टली क्लियर हुआ? चलो, एक बड़ी बात, सैलरी टैक्सेबल है, लेकिन अगर सैलरी आपको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से मिले, पॉइंट को नोट करना ये, तो वो बच्चों नॉट टैक्सेबल होती है। ठीक है, होपफुली शायद आपने ये बात आज तक नहीं पढ़ी होगी कि जो सैलरी है वो आपकी टैक्सेबल होती है या टैक्सेबल नहीं होती है। ठीक है, चलो पेंशन का क्वेश्चन बात करेंगे जब हम कम्यूटेशन कराते हैं 40%, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। बच्चों जिनको पेंशन मिलती है ना, वो अपनी 40% पेंशन को कम्यूट करा सकते हैं। कम्यूट का मतलब ये होगा जो पेंशन उनको 10 साल के अंदर मिलनी होगी ना, 8-10 साल का क्राइटेरिया होता है, उसका 40% आपको एक ही टाइम पे मिल जाता है। तो 40% जो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन है वो क्या होता है, जो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन है तो वो आपने बताना है, वो आपका फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है। किससे? टैक्स से। इस पे टैक्स नहीं लगता आपका, फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ठीक है, लीव सैलरी मिलती है 300 दिन की। अगर ये 300 दिन की सैलरी 25 लाख तक है तो भैया है नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल। इससे ज्यादा होगी तो टैक्स लगेगा, तो 25 लाख तक बहुत होता है अमाउंट। एलटीसी है, आपने लीव ट्रेवल कंसेशन जो लिया है ना, ये आपका नॉन टैक्सेबल होता है। और ये सारी की सारी चीजें ना जो नॉन टैक्सेबल है सेक्शन 10 के अंदर अंदर है, ये भी आपने पढ़ के रखना। बेटी होती है जो, बेटी के लिए एक अकाउंट खुलवा के रखते हैं हम, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। पोस्ट ऑफिस के अंदर होता है, बैंक के अंदर होता है, तो इससे भी ऑब्वियसली आपको पैसा मिलेगा, है ना। तो इससे जो पैसा मिलेगा वो आपका टैक्स फ्री होगा। और ये सेक्शन किस सेक्शन के फ्री होगा? सेक्शन तो 10 याद रखना ही रखना है। 10 के 11A में है ये चीज मेंशन, और आपका 23C के अंदर मेंशन है। और 23C के अंदर अगर बात करेंगे तो पूरा हम टॉपिक ही बता देते हैं आपको। स्वच्छ भारत कोष भी जो होता है, स्वच्छ भारत कोष, है ना, क्लीन गंगा फंड है, जैसे क्लीन गंगा फंड, ये सारी की सारी चीजें आपकी टैक्स फ्री होती है। ठीक है, पेंशन अगर किसी आदमी को मिलती है और उसको गैलेंट्री अवार्ड मिल चुका है तो वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड होती है। याद रखना ये चीज, अगर किसी को पेंशन मिलती है और उसको इंडिजिबल सर्विस में है या उस सर्विस के दौरान गैलेंट्री अवार्ड उसको मिला हुआ है, तो फैमिली पेंशन भी अगर उसके जो फैमिली पेंशन जो उसकी फैमिली को मिलेगी ना, वो भी ऑल्सो एग्जेम्प्टेड रहेगी। ठीक है, खुद के लिए तो है ही है, अगर फैमिली पेंशन भी मिलेगी ना तो वो भी एग्जेम्प्टेड रहेगी। तो याद रखना है ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, डेथ या रिटायरमेंट, ग्रेचुटी जो मिलती है, पता है ना आपको ग्रेचुटी क्या होती है? ग्रेचुटी ये भी आपकी टैक्स से एग्जेम्प्टेड होती है। और ये सेक्शन आपने 10-10 ऐसे याद रखना है इसको, 10-10 है सेक्शन 10 ही। अगर कहीं पे ऑप्शन में सेक्शन 12 लिखा हो, 13 लिखा हो, 8 लिखा हो, 6 लिखा हो, 10 लिखा हो, तो 10 को टिक कर देना अगर आपको आंसर नहीं आता तो। ठीक है, तो आपका क्लियर हो जाएगा। चलो बच्चों, अब एक क्वेश्चन डिडक्शंस का आता है। अगर इनकम टैक्स पढ़ोगे तो डिडक्शन का जरूर आएगा, क्योंकि जब हम आईटीआर अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फिल करते हैं तो ये सारी चीजें ही उसके अंदर होती हैं। ठीक है, अच्छा कौन कौन सी होती है? सबसे ज्यादा देखी होगी आपने 80C। क्या होता है भाई 80C? 80C होती है आपकी ये सारी की सारी डिडक्शन की बात कर रहे हैं अभी हम। तो 80C के अंदर आता है आपका इक्विटी शेयर्स, सब्सक्रिप्शन इनका, है ना, या जो डिबेंचर्स हैं
ये आता है 80C के अंदर। पोस्ट ऑफिस का 5 ईयर टाइम की डिपॉजिट कोई स्कीम है, वो भी 80C के अंदर आती है। किसकी? पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट स्कीम। ये भी आपका 80C के अंदर आती है। 80CC, याद रखना चीज को, 80CC। CCC ट्रिपल सी होता है ना, एग्जैक्टली। 1.5 लाख रुपए तक की कोई न्यू पेंशन फंड में हो, ठीक है, कोई भी पीएफ हो आपका, पीपीएफ हो, पीपीएफ कह सकते हैं, प्रोविडेंट फंड जो है, पीपीएफ में हो, एलआईसी में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, तो 1.5 लाख रुपए तक की सेविंग है। चलो एलआईसी भी लिख देते हैं हम। तो 80CC ऐसे याद रखना है अपने। एक तो 80C हो गया, एक 80CC हो गया। अब 80CCD भी पढ़ा होगा आपने, CCD। मैं डेफिनेटली ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, बट ये जरूर पढ़ाऊंगा। तो डिडक्शन नॉट एक्सीडिंग 50,000, 50,000 तक की डिडक्शन फ्री हो जाती है भाई। इसमें जो भी आपकी सैलरी में डिडक्शन होती है ना, तो 80CCD में ये हो जाती है। क्लियर हो गया? अब एक नया सेक्शन आता है, क्या आता है? CCE। अब ये आपको क्लियर कह देता है कि जो डिडक्शन हुई है ना बच्चों, 80C में हुई हो, या 80CCC में हुई हो, या 80CCD में हुई हो, ये 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। तो कुल मिला के ये हुआ 1.5 लाख से ज्यादा सेविंग आप बेसिकली नहीं कर सकते। तरीके अलग अलग हैं और भी, बट एग्रीगेट जो अमाउंट है डिडक्शन की 80C, 80CC एंड 80CCD शुड नॉट एक्सीड 1,50,000 रुपीज। ये सेक्शन 80CCE बोलता है आपको, याद रखना ये सेक्शन, है ना। हालांकि ये आपने याद जरूर रखने हैं, आपके पेपर में जरूर काम आएंगे, ठीक है। चलो कुछ और डिडक्शन है, 80 वाली बताते हैं आपको। 80DD, इसमें ये होता है कि 75,000 रुपए तक अगर कोई आपने मेडिकल फैसिलिटी पे खर्चा किया है, मेडिकल ट्रीटमेंट पे किया है, तो वो आपको मिल जाता है, ठीक है। या डिसेबिलिटी में भी मिल जाता है, ये थोड़ी अमाउंट बढ़ जाती है, 1.25 लाख तक जो है, 1.25 लाख तक वो डिसेबिलिटी के केस में होता है। अगर डिसेबिलिटी सिंपल नहीं होनी चाहिए, सीवियर होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, है ना, 40% से भी ज्यादा, क्योंकि 40% तो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है ना, इससे तो स्टार्टिंग होती है नॉर्मली। चलो और चीजें पढ़ने वाली जो हैं वो 80 TTA पढ़ा देते हैं आपको। TTA 10,000 तक की डिडक्शन अलाउड है, जो भी आपको पैसा इंटरेस्ट पे मिलता है बैंक से, ठीक है जी। 10,000 तक ये आपकी सेविंग है। और TTB है वो सीनियर सिटीजन वाली है, और उसमें मिल जाता है 50,000 रुपए तक, लेकिन ये है सीनियर सिटीजन, ठीक है। इतनी जो डिडक्शन है इसकी अलाउड होती है वो इनकम में किसी भी तरीके से। चलो अच्छा, डोनेशंस को अगर देखो, कोई चैरिटेबल पर्पज के लिए आप अगर करते हो, 2 कैटेगरी के अंदर, ठीक है, जिसमें एक तो डी जो आपका डिसबर्सिंग ऑफिसर है उसके थ्रू करते हो, या दूसरा आप एनुअल जो टैक्स आपका रिटर्न है आईटीओ कंसर्न उसके थ्रू करते हो, तो क्या होगा? डिडक्शन में वो बिल्कुल टैक्स फ्री होती है। जैसे प्राइम मिनिस्टर का ड्रॉट रिलीफ फंड हो गया, डिजास्टर वाले फंड हो गए, है ना, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी का फंड हो गया, अलग अलग है। चीफ मिनिस्टर्स साइक्लोन का फंड, नेशनल इलनेस का फंड, क्लीन गंगा का फंड, स्वच्छ भारत का फंड, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज। तो होल अमाउंट ऑफ जो डोनेशन है वो आपका डिडक्ट हो जाता है टैक्सेबल इनकम से। नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं। जैसे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे तो एम्स पटना का AA का जो एग्जाम हुआ, उस AA के एग्जाम के अकॉर्डिंगली आपने देखा होगा सिलेबस में आपके कैट के बारे में भी था। कैट के अलावा आपने देखा होगा उसमें आईपीसी के बारे में भी था। तो आईपीसी का बनता है तो बीएनएस का भी बनता है, जो भारतीय न्याय संहिता, जो नए कानून लागू हुए हैं। तो बेसिकली ये सिलेबस में आप देखोगे
उम्मीद थी कि एम्स सीआरई की क्लैरिफिकेशन आएगी सिलेबस के बारे में कंप्लीट, थोड़ा डिटेल्ड, लेकिन वो क्लैरिफिकेशन नहीं आई। तो अभी बच्चों के सवाल है कि सर बीएनएस पढ़ें ना पढ़ें, कैसे करें। तो देखो इसके बारे में क्लैरिफिकेशन तो अभी कुछ है नहीं कि पेपर में आएगा नहीं आएगा, लेकिन बेसिकली थोड़ा सा जो क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं। कैट है जैसे, तो कैट की फुल फॉर्म क्या होती है? जिस बच्चे को फर्स्ट टाइम अगर वो इस पेपर को देगा तो उसको शायद आइडिया नहीं होगा, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय हैं उनको पता है इसके बारे में। तो ये होता है आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है। ये है क्या? ये जो कैट है ये है क्या? ये है एक क्वासी जुडिशियल बॉडी, ठीक है। अब ये क्वासी जुडिशियल क्या होती है एग्जैक्टली मैं आपको नहीं बताऊंगा, अगर हिंदी में आपको बताऊंगा तो शायद समझ में आ जाएगा। ये होती है आपकी अर्ध न्यायिक निकाय। अब इसका कुछ मतलब समझ में आया होगा कि न्याय के लिए ही है, जैसे कोर्ट्स होते हैं, लेकिन ये क्वासी जुडिशियल है कि पूरी तरह से ऐसे नहीं है कि सारे के सारे केस डील होते हैं। यहां पे कौन से केस डील होते हैं क्या लगता है? तो वो बताएंगे आपको कि कैट में कौन से केस डील होते हैं। देखो क्वासी जुडिशियल बॉडी है, मेनली होता है इसका काम टू रिजॉल्व द ग्रीवेंसेस, जो भी ग्रीवेंसेस हैं किसकी, ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अच्छा स्टेट वाले होते हैं नहीं होते हैं इसमें? ऑब्वियसली होते हैं, एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ठीक है, इन स्पीडी एंड इफेक्टिव वे, इन स्पीडी एंड इफेक्टिव वे, जल्दी से निपटारा करने के लिए उनकी ग्रीवेंस। अब उनकी ग्रीवेंसेस क्या होंगी? किसी को पे प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा होगा, किसी को इंक्रीमेंट नहीं मिला होगा, किसी को प्रमोशन में किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा कि उसको लगता है कि उसको पहले प्रमोट होना था लेकिन उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन ने दूसरे को पहले प्रमोट कर दिया। बहुत सारे केसेस होते हैं कैट के अंदर, ठीक है बच्चों। चलो तो बेसिकली बात करेंगे, जो कैट है आपका, कैट का एक एक्ट होता है उसके थ्रू बनाया गया कैट एक्ट। और कैट एक्ट कब बना? 1985, ठीक है। तो इसका मतलब है कैट आपका 1985 के अंदर बनाया गया। मेन पर्पज यही था। तो टोटल इंडिया में अगर आप देखोगे 33 बेंचेस हैं इनकी, टोटल इंडिया में 33 बेंचेस अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस द कंट्री 33 बेंचेस है। आपको ये पढ़ के रखना है, ठीक है। चलो और कुछ देखना है इससे रिलेटेड, कैट से रिलेटेड। तो कैट के 1985 का सेटअप है, आपको पता है। और क्या हो सकता है आपके लिए बच्चों इंपॉर्टेंट, वो हम डिस्कस करेंगे। मेंबर्स का डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है, कि इसके अंदर मेंबर्स कौन कौन होते हैं। चलो एक इनका चेयरमैन होता है, और जो चेयरमैन है उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है? जुडिशियल चीज है तो जुडिशियल बैकग्राउंड होना चाहिए उनका। ऐसा ना हो उनको जुडिशरी की नॉलेज ना हो और आप उनको चेयरमैन बनाओ, ऐसा नहीं होगा। कैट में टोटल होंगे 64 मेंबर्स, और बच्चों 64 में से 32 मेंबर्स जो हैं इनके वो जुडिशियल से होंगे बैकग्राउंड से, और 32 हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड से होंगे। अब एडमिनिस्ट्रेटिव होना जरूरी है ना, तभी उनको पता होगा ना एम्प्लॉइज के रूल्स के बारे में, एम्प्लॉइज के सर्विस रेगुलेशंस के बारे में, सीसीएस रूल्स के बारे में, ठीक है, डेफिनेटली। क्लियर हो गया? अब जितनी बेंच हैं, हर बेंच में, हर में, एवरी में एक 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 होता है जुडिशियल बैकग्राउंड का मेंबर, और बच्चों एक होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड का मेंबर। तो हर एक बेंच में 2 मेंबर होते हैं। चलो क्लियर हो गया?
अब अगर आपसे कोई पूछता है कि पावर्स क्या है इनकी, जुडिशियल जो कहेंगे एक तरह से जुरिस्डिक्शंस हैं, वो क्या है? तो जुरिस्डिक्शंस ऑफ कैट इक्वलेंट है हाई कोर्ट के, है ना। अगर कैट में कोई डिसीजन आया तो ऐसी बात नहीं है कि वो छोटी मोटी बात है। क्यों? क्योंकि सिमिलर जुरिस्डिक्शंस हैं, पावर्स हैं, जुरिडिक्शंस एंड पावर्स ऑफ कैट इक्वलेंट टू हाई कोर्ट। ठीक है बच्चों, चलो। तो कैट के बारे में क्या बताना जरूरी रह गया आपके लिए? कैट का इस्टेब्लिशमेंट देखते हैं। इस्टेब्लिशमेंट में क्या है? आर्टिकल 323A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके तहत स्थापना हुई है, ये याद रखना। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट जो आपके कैट की हुई है वो किसके आर्टिकल के अंडर हुई है? 323A के अंदर हुई है। एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए। और कैट का आपको पता है, अगर आप देखोगे लीगल फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क क्या है? लीगल फ्रेमवर्क ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट है इनका, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985। अब देखो, अगर डीपली जाएंगे ना तो ये एक्ट डाउनलोड कर लो, पढ़ लो। छोटा मोटा होगा नहीं है, बेसिकली बताने का पर्पज यही है कि शायद आपको आइडिया हो। ठीक है, ताकि आपको पता रहे। जब कैट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस टाइम पे? राजीव गांधी जी। ठीक है, तो राजीव गांधी जी के टाइम पर ये हुआ था एस्टेब्लिशमेंट। क्लियर? अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी है कि 33 बेंच है, कहीं पे 19 बेंच लिखा है, वैसे आप देखोगे 33 बेंचेस हैं। चलो, हो गया आपको कैट के बारे में डाउट क्लियर आपके? अब नेक्स्ट जो थोड़ा सा बेसिकली देखते हैं, बेसिकली देखेंगे हम आईपीसी के बारे में। ठीक है बच्चों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं आपके साथ बेसिकली थोड़ा सा आईपीसी के बारे में। तो आईपीसी क्या है? आईपीसी है इंडियन पैनल, बोलता है वैसे पीनल है ये, इंडियन पीनल कोड। ठीक है, अब इंडियन पीनल कोड के बारे में क्या बताया जाता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडियन पीनल कोड ऑफिशियली क्रिमिनल कोड है। इंडियन पीनल कोड क्या है आपका? ऑफिशियली क्रिमिनल कोड है। इसमें सारी धाराएं लिखी होती हैं, जो भी किसी ने अपराध किए हैं क्या है। ठीक है, और ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम से चला आ रहा है, ब्रिटिश इंडिया के टाइम से। भारतीय न्याय संहिता, याद रखना इसको भी, भारतीय, ठीक है, न्याय संहिता। ठीक है, तो भारतीय न्याय संहिता से इसको रिपील कर दिया गया। अब आईपीसी की बात नहीं होगी। कब से नहीं होगी? दिसंबर 2023 से। और पहला स्टेट, अभी आपने देखा होगा ये बात होपफुली दिसंबर की है, जैन की है, शायद दिसंबर की है ये। दिसंबर 23 में ये हुई, और दिसंबर 24 में प्रधानमंत्री एक ऐसे सिटी के अंदर गए जो 100% बीएनएस को इम्प्लीमेंट करने वाला यूटी बना है, या पहले सिटी बनी है, तो वो चंडीगढ़ है। ठीक है, 100% यूटिलाइजेशन करने वाला बीएनएस का वो आपका चंडीगढ़ बना है। चलो, तो वैसे आईपीसी का आप देखोगे अंग्रेजों के टाइम से है, तो इनेक्टेड कब हुआ? 1860 में हुआ, 6 अक्टूबर 1860। तो ये डेट याद रखना, है ना। बेसिक इंट्रोडक्शन है आईपीसी का, ये ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये रिपील कब हुआ? रिपील
अब दिसंबर 23 में तो आ गए भाई आपके ये न्याय संहिता वाले, लेकिन एग्जैक्टली रिपील अगर देखोगे तो आपका हुआ जनवरी से हुआ ना, जुलाई से, 1 जुलाई 2024 से, 1 जुलाई 2024 से इनको रिपील कर लिया गया, वापस ले लिया गया। तो आज की डेट में ये रिपील्ड है, और रिपील किससे है? बीएनएस से है, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, अब बीएनएस का थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं। तो बीएनएस क्या है? बीएनएस अब ऑफिशियली क्रिमिनल कोड है। अब क्या है ये? अब ये है ऑफिशियल क्रिमिनल कोड इन इंडिया, क्योंकि रिपील कर लिया, पुराने वाले बंद हो जाएंगे। कोड इन इंडिया इफेक्टिव कब से है? थोड़ी देर पहले बताया था आपको, बिल्कुल याद होगा, 1 जुलाई 2024 से। ठीक है, यही डेट बताई थी ना आपको लास्ट में। यस, 1 जुलाई 2024 से आपका ये इफेक्टिव है। अब दिसंबर की जो डेट हमने बताई वो क्या डेट थी? वो पार्लियामेंट में पास होने की डेट थी। ठीक है, पार्लियामेंट में कब पास होता है? दिसंबर 2023 के अंदर। सिटी जो फुल्ली इंप्लीमेंटेड करती है बीएनएस को, वो पहली सिटी यूटी कहो आप, चंडीगढ़ बना है। ये आपने जरूर याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलो, तो आपके ये इफेक्टिव है। कमेंट्स पूछा जाए, इफेक्टिव पूछा जाए, यही है। तो वैसे ये इंट्रोड्यूस हुए आपके दिसंबर में भी, 12 दिसंबर 2023 को ये इंट्रोड्यूस हुए। ये डेट जरूरी नहीं है, मायने नहीं रखती, मायने रखती है कि इफेक्टिव कब से हुई है। ऐसे तो अब पास की डेट भी, ये तो इंट्रोड्यूस है, अब कहोगे आप 20 दिसंबर को पास हुई है ना? जो पार्लियामेंट में पासिंग है ये पास की डेट है। चलो, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? अब इसके अंदर क्या है, जो भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता के अंदर अगर आप देखोगे तो बच्चों चैप्टर हैं टोटल 20। ठीक है, और क्लाउज लगभग आप देखोगे 358 तक क्लाउज है इनके, और 358 है जो लास्ट में, आपको पता है किसी भी रूल में रिपील एंड सेविंग ही होता है। तो अगर क्लॉज क्लॉज 358 पूछा जाए तो रिपील एंड सेविंग होगा बच्चों इनका। ठीक है, क्या होगा? रिपील एंड सेविंग होगा। अब इसके जो बेसिक बेसिक हम चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। 20 चैप्टर हैं, 20 चैप्टर में से आपको ज़्यादा से ज़्यादा या तो स्क्रीनशॉट हम शेयर कर देंगे, ठीक है, प्लस मेंबरशिप पर आपको मिल जाएगा ये बच्चों। तो एक बार ये 20 के 20 चैप्टर्स में ये पढ़ लेना कि जैसे चैप्टर 1 आपका प्रिलिमिनरी है, और चैप्टर 2 आपका पनिशमेंट की बात करता है। ठीक है, चैप्टर क्लियर है ना आपको ये चीजें? चैप्टर 6 है जैसे, तो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करने वाले ऑफेंसेस हैं, रॉन्गफुल रिस्टेंटमेंट, रॉन्गफुल कंफाइनमेंट है, किडनैपिंग है, अबडक्शन है, फोर्स डिलीवर है, वो चैप्टर 6 के अंदर है। और चैप्टर जैसे चैप्टर 6 है तो चैप्टर 6 के अंदर क्लॉज हैं, क्लॉज कितने हैं? जैसे 100 से लेके 144 तक इसमें डिस्कशन किया गया है। तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू आप ले लेना, बाकी नो डाउट इसमें कोई आपको इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है बच्चों, तो ये बीएनएस का हमने आपको करा दिया। अभी क्या है, मैराथन सेशन 100% हम कराएंगे आज की डेट में। आज डेट कितनी होगी आपकी? आज आपकी 26 है, 26 फेब 2025, तो 27 तक, ठीक है, होपफुली शाम को भी आज कोशिश करेंगे, और नहीं तो 27 अर्ली आपकी वीडियो अवेलेबल हो जाएगी जो हमारी मैराथन क्लास होने वाली है। ठीक है, तो मैराथन क्लास बिल्कुल ना भूलें। 100 क्वेश्चन मिनिमम ऐसे हैं जो मोस्ट पॉसिबली चांसेस है आपके पेपर में डायरेक्ट देखने की, तो वो क्लास बिल्कुल मत भूलना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।